मैंने MOES मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के साथ या इसरो के और CSIR के और DST के और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के इस तरह की कई इंडियन संस्थाओं के साथ प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर से जो स्टूडेंट्स का रिश्ता होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई। तो बच्चों की शिकायतें भी वहीं पहुंचती हैं, प्यार भी वहीं पहुंचता है। कई बार ये भी देखा है कि बहुत शॉर्टकट्स भी लेते हैं और इनके कुछ ज़्यादा मेरे एज ए स्टूडेंट्स मैंने देखा इमोशनल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज बढ़ गए हैं। कई बार अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं। कोई बोलती है कि अगर आप दिल्ली में हैं और खुले में ठीक ठाक समय बिता रहे हैं तो आप 20 सिगरेट डेली पी रहे हैं, 40 सिगरेट के बराबर का धुआं कंज्यूम कर रहे हैं। कितना सच है? ग्लोबल वार्मिंग के अलावा खासकर शहरों में एक लोकल वार्मिंग का इफेक्ट ज़्यादा होता है। आपका क्या रीजन था वापस से इंडिया लौटने का? क्योंकि मुझे लगता है आपकी जो प्रोफाइल है आपको आराम से वहाँ पे बहुत अच्छी कोई पोजीशन मिल ही सकती थी। अच्छा, समुद्र में जैसे कि ओशन गर्म होगा तो वहाँ से हमारे तूफान आते हैं, जो आप आजकल साइक्लोन्स हैं, साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है लगातार। तो वहाँ पर भी एक हीट आइलैंड वहाँ पर भी ओशन में भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में हर घंटे में 79 पीपल दिल्ली में माइग्रेट करते हैं आसपास के इलाकों से। दैट अकाउंट्स फॉर 1900 ऑलमोस्ट 1900 पीपल पर डे। एक तो कूलिंग मटेरियल्स पर रिसर्च हो रहा है, तो वो आप छतों पे भी यूज कर सकते हैं, बिल्डिंग के बाहर भी कर सकते हैं। उसको अभी वैदिक ब्रिक्स के नाम से भी कुछ लोग सेल कर रहे हैं। तो हाउ डू यू रिएक्ट टू सच कमेंट्स कि मेरे अकेले कर लेने से क्या हो जाएगा? CP से भी ज्यादा गर्म और बहुत सारी जगह मिलेगी। क्योंकि मैं इसी सब्जेक्ट पे काम करती हूँ, मुझसे कहा जाता है आप AC क्यों यूज कर रहे हैं, आप कम यूज करिए क्योंकि आप तो कम कर रहे हैं, और ये बंद करवाइए। ये देखना होगा कि हर जगह बड़ा पेड़ लगाने से फायदा नहीं है। जिस जगह वो पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है ऐसा पेड़ लगाएंगे। जहाँ पानी की कमी है तो वो पेड़ लगाना नहीं है। तो इन दोनों ही एस्पेक्ट्स में फिर मुझे महात्मा गांधी याद आने लगते हैं, जो अर्बन मतलब मैसिव अर्बनाइजेशन के भी बहुत फेवर में नहीं थे और सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस का भी मॉडल उनका था, जो ग्राम स्वराज की वो बात करते थे। मैं जिसको आज अपनी तरफ से मैं जो सोचती हूँ कि सही है, वो विलेज जो होना चाहिए इट शुड बी बेस्ड ऑन दी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ओके, तो इट्स लाइक कि मैंने अपनी सैलरी 2.5 साल के एडवांस में ड्रॉ कर ली और एक ही साल में खत्म कर दी। हिंदी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल का एक उपन्यास है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। लेकिन अब या तो दीवार में खिड़की नहीं रहती, और अगर दीवार में खिड़की रहती है तो उस खिड़की पर झूलता रहता है टीन का एक डब्बा, जिसे हम एयर कंडीशनर कहते हैं। रस्किन बॉन्ड की एक कहानी है द काइट मेकर। उस कहानी में एक छोटा सा बच्चा अली है जिसको पतंगें उड़ाने का शौक है, और उसकी पतंग उसकी गली में खड़े बरगद के एक पेड़ पर जाकर अटक जाती है। अब न तो अली को पतंग उड़ाने की फुर्सत है और न ही बरगद के वो पेड़ हैं जिनमें जाकर पतंगें अटक सकें। अब अगर अली को गलती से फुर्सत मिल भी जाए पतंग उड़ाने की, तो पतंग बरगद के पेड़ों में नहीं मोबाइल के टावरों में जाकर उलझती है। आज हम मौजूद हैं IIT दिल्ली के कैंपस में, उस दिल्ली में जिसके नाम दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का खिताब दर्ज है। वह दिल्ली जो एक साथ खांडव प्रस्थ का बुढ़ापा और इंद्रप्रस्थ की जवानी को एक साथ साधने की कोशिश में लड़खड़ा जाती है और फैलते हुए कई गांवों को खा जाती है। आज हम बेंगलोर वाटर क्राइसिस और वेनेजुएला के आखिरी ग्लेशियर के पिघल जाने की खबरों के बीच अपने कमरे के AC के रिमोट का बटन दबाते हुए यह भूल जाते हैं कि हम सिर्फ अपने कमरे को ठंडा करने के लिए बटन नहीं दबा रहे, बल्कि बटन दबा रहे हैं फुटपाथ पर सो रहे उन मजदूरों की ज़िंदगी को कुछ और ज़्यादा गर्म बना देने के लिए। और ऐसा करते हुए हमारे भीतर अपराध बोध की जरा सी सिहरन भी पैदा नहीं होती। इन्हीं सब समस्याओं को गहराई से समझने और समझने के लिए समाधान की दिशा हम मौजूद हैं IIT दिल्ली की सीनियर प्रोफेसर और क्लाइमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजू मोहन के साथ। डॉक्टर मंजू मोहन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इसरो जैसे तमाम संगठनों से जुड़ी रही हैं। अलग अलग भूमिकाओं में उन्होंने अनेक कार्य किए हैं। ब्रिटिश काउंसिल, NSF USA और MEXT जापान जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी वो कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी हैं। हम सुनो भाई साधो के इस एपिसोड में डॉक्टर मंजू मोहन का स्वागत करते हैं। वेलकम मैम, कैसी हैं आप? धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे पॉडकास्ट में और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप?
बिल्कुल, बहुत अच्छी हूँ, मुझे खुशी है कि आप लोगों से बातचीत के लिए ये मौका मिला है और मैं इस बात के लिए भी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये एक आपकी जो पहल है लोगों के पास पब्लिक को आप जो हम लोगों का जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं, उनको एक सरल भाषा में पहुँचाना चाहते हैं, जिससे कि आप सोसाइटी को काफ़ी हद तक हेल्प कर सकें। तो मैम हम लोग पॉडकास्ट शुरू करते हैं, बहुत से अलग अलग इश्यूज़ पे बात करेंगे, पर हमारी कोशिश रहती है कि हम जिस भी गेस्ट को अपने शो में इनवाइट करें, पहले उसके बारे में भी हम भी थोड़ा जानें और हमारे दर्शक भी थोड़ा जानें। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी अर्ली लाइफ के बारे में। और जब मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था तो मैंने देखा कि आपको बहुत ही शुरू में जब आप रिसर्च वगैरह शुरू कर रही थी या उससे पहले ही आपको एनसीईआरटी की एक स्कॉलरशिप मिली थी, तो वो देख के लगता है कि आप बचपन से ही पढ़ने में एक टॉपर या सबसे होनहार स्टूडेंट रही होंगी। तो कुछ आप उस बारे में हम लोगों को बताइए। मेरी पढ़ाई जयपुर से हुई और स्कूलिंग भी जयपुर से हुआ, मास्टर्स या एमएससी भी जयपुर से ही हुआ। तो कुछ ऐसा हुआ कि स्कूल में मैंने मुझे आर्ट्स ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स का काफ़ी शौक रहा और जब 9th क्लास में हमें सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं तो मैं 4 सब्जेक्ट्स में मेजर करना चाहती थी आर्ट्स के सब्जेक्ट में, और मेरे स्कूल में मेरी टीचर से मना कर दिया कि बोर्ड सिर्फ 3 के लिए अलाउ करता है। ओके। तो उसी समय हमारे भाई थे, बड़े भाई, वो बायोलॉजी, साइंस बायोलॉजी उनके पास था। जैसा कि उस ज़माने में एक ऐसा रिवाज था कि फर्स्ट डिवीज़न आते हैं तो आप साइंस लीजिएगा। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे यू हैव डिस्टिंक्शन इन ऑल सब्जेक्ट्स इन 8th क्लास, तो आप आर्ट्स की बजाय साइंस ले लो। आज तो भी उन्होंने बात चल हमें रहा है। कहा तो हमने भी ले लिया बायोलॉजी। जब लिया एक तो विद इन अ ईयर रियलाइज हुआ कि हमें डॉक्टर नहीं बनना है। okay. हमें फिर लगा रिसर्च में इंटरेस्ट है। तभी हमें ये मालूम हुआ कि एक एग्ज़ाम होता है नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप का है, उसमें कुछ फेलोशिप मिलती है और आप रिसर्च कर सकते हैं। तो हमने उसके बारे में कुछ मालूम किया स्कूल से। तो जहाँ हम जिस स्कूल में थे वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में, तो हमारे स्कूल में ये जानकारी नहीं थी इस एग्ज़ाम के बारे में। हमने पूछा कि कहाँ से उसके लिए हम तैयारी करें, फॉर्म्स लाएं, उन्हें पता नहीं था। तो फिर हमने कुछ अपने आप कुछ कोशिश किया घर में और सब फ्रेंड से पूछकर, तो एग्ज़ाम दिया हमने कि हमें तो रिसर्च ही करना है, और अगर हम रिसर्च नहीं कर पाए तो सेकंड ऑप्शन था कि हम वापस ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में आ जाएं, जो कि हमारा एक शौक रहा। तो लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सिलेक्शन हो गया हमारा, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च फेलोशिप मिला। तो सबने ऐसा कहा कि अब आप साइंस में ही रहिएगा और कंटिन्यू करिए, क्योंकि यही आप चाहती थी। तो इस तरह से मैंने बीएससी किया, वो वहीं से किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज से। उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही एमएससी किया केमिस्ट्री में। और जब हम तैयारी कर रहे थे साइंस टैलेंट की, तो उस समय एक एयर पोल्यूशन बड़ा पॉपुलर विषय था और एक सोलर एनर्जी के बारे में बड़े हमने प्रिपरेशन किया था, एग्ज़ाम के लिए एसेज लिखे थे। तो हम चाहते थे एयर पोल्यूशन में रिसर्च करें, और उस समय और हम चाहते भी थे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करें, क्योंकि साइंस एज ए साइंस टैलेंट स्कॉलर हम लोग समर स्कूल्स में बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में गए हैं। एक प्रोजेक्ट IISc में किया, कुछ IIT में भी किया था, हमारा एक्सपोजर हुआ। तो IIT दिल्ली में उस समय ये नया नया डिपार्टमेंट था, वहाँ से एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि यहाँ एयर पोल्यूशन पर भी रिसर्च होगा। तो हमने सोचा कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हम आ गए। ये किस साल की बात है? 1980 में हमने ये ज्वाइन किया, सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज। यहाँ से PhD किया। एक ये नया विषय था उस समय इंडिया में, क्योंकि हम लोग जो एयर पोल्यूशन पर काम कर रहे थे वो था एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग से, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन से रिलेटेड। तो जो डिस्पर्शन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स है, जिसमें कि वेदर फोरकास्टिंग भी एक अहम भूमिका निभाती है, तो उस तरह का रिसर्च था। तो हमारा जो बैकग्राउंड है डिफरेंट था। MSc केमिस्ट्री में किया, तो यहाँ पर आके हमने काफ़ी
कोर्सेज किए, तैयारी किया, प्रोग्रामिंग सीखा, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन के सब कोर्सेज वगैरह किए, मीटरोलॉजी के कोर्सेज किए, और उस तरह से 6 साल हमें लगा अपना पीएचडी कंप्लीट करने में। और एक बड़ा सेटिस्फाइंग जर्नी रहा, क्योंकि माहौल बहुत अच्छा था यहाँ पर, बहुत अच्छा एनकरेजमेंट था, बड़ा अच्छा इंटरनेशनल साइंटिस्ट से हमारा एक्सपोजर रहा। तो ये कुल मिलाकर के हमें एक तरह का ये जो हमने रिसर्च किया, पैशन भी था, बहुत मज़ा आया, ऐसा लगा कि बहुत कंट्रीब्यूट किया हमने अपने समय के हिसाब से। तो मैं आपकी जो प्रोफाइल देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था, हाउ ऑन अर्थ कैन समवन स्टडी दिस मच, दैट टू इन एकेडमिक्स। तो आपने आईआईटी के बाद भी शायद 2 पोस्ट डॉक्टरेट आपके पास हैं, एक नीदरलैंड से, एक यूएसए से। हाँ, तो थोड़ा उसके बारे में। तो मैं 1984 में यहाँ पर मैंने जॉब ले लिया था, और कुछ मेरा काम ऐसा था, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया बहुत इंटरनेशनल साइंटिस्ट आते थे, उन्होंने मुझे पीएचडी के दौरान ही इनवाइट किया कि आप आइए हमारे यहाँ। तो मैंने कहा कि हम तो पीएचडी ख़त्म होने से आएंगे, अभी नहीं आएंगे। तो जब मेरा पीएचडी ख़त्म हुआ तो एक नीदरलैंड से लेटर आया कि हमारे यहाँ पीडीएफ करिए, यूएसए से भी आया था, लेकिन मेरा यहाँ जॉब था। तो फिर मैं पीडीएफ के लिए ही गई, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रही। नॉर्मली उन्होंने कहा था कि 2 साल रहिए, 1 साल रहिए, लेकिन मैं कुछ महीने ही मैंने उनके यहाँ दोनों जगह बिताए, क्योंकि आना जाना रहता था। हमने कहा काम तो हो सकता है, कहीं पर भी रह करके करें, कोलैबोरेशन है, हमारे प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो उस तरह से हम गए, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था उस समय कि ऐसे इंडिया से हम गए हैं, और दुनिया के सबसे अच्छे टॉप मोस्ट साइंटिस्ट से, चाहे वो यूके में हो या यूएस में हो, फ्रांस में हो, जापान में हो, सभी से हमारा इंटरेक्शन रहा। तो ऐसा जनरली ये देखा जाता है कि बहुत से लोगों को, जिनको देश से बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अक्सर उनको जॉब्स भी मिल जाती हैं, बाहर करियर भी बन जाता है, तो वहीं सेटल हो जाते हैं। आपका क्या रीज़न था वापस से इंडिया लौटने का? क्योंकि मुझे लगता है आपकी जो प्रोफाइल है, आपको आराम से वहाँ पे बहुत अच्छी कोई पोजीशन मिल ही सकती थी। ये आपने आई थिंक ठीक ही पूछा है कि जब मैं यूएस गई तो जहाँ जहाँ मैं गई बहुत लोगों से मिली मैं, और सभी ने मुझे ऑफ़र किया था कि आप यहाँ रह सकती हैं, मतलब पीडीएफ तो किया ही था, आप साइंटिस्ट भी बन सकती हैं, और आप यहाँ आइएगा। और एक हमारे कुछ फ्रेंड्स भी थे, क्योंकि आईआईटी से फ्रेंड्स तो जाते ही थे। तो हमारे एक फ्रेंड ने भी कहा कि आप मेरे पास रहो, जॉब ढूंढिएगा और कंटिन्यू करिए, क्योंकि इंडिया में उस समय 1980s में आप क्या करेंगे, कोई वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है। एंड उन्होंने कहा हम भी यही हैं, यू विल रिपेंट योर डिसीजन ऑफ गोइंग बैक। लेकिन जो मेरा यहाँ पे जो जितना एक्सपोजर हुआ, और जैसा मुझे ये फीलिंग था कि अगर हम वहाँ चले गए तो जो कुछ हमने यहाँ किया है, या आईआईटी ने भी हमारे लिए इतना कंट्रीब्यूट किया है, वो सब बेकार चला जाएगा। और अगर हम वही काम आगे वहाँ करते हैं तो कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि सारा स्टडी हमारा इंडिया सेंट्रिक था उस समय, और इंडिया में हमारा जो फील्ड था वो बिल्कुल नया था। तो ये सोच करके मैंने उन लोगों से कहा कि मेरा पहला प्रेफरेंस होगा कि मैं अगर आईआईटी में यही काम कर सकी कंटिन्यू, तो मैं करना चाहूँगी, क्योंकि इंडिया में और कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन उस समय मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट था। आगे अगर मुझे काम करना है कुछ तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इंतज़ार करने दीजिए, मुझे आईआईटी में अपॉर्चुनिटी मिलता है मैं वहीं रहूँगी, नहीं तो फिर मैं आपके पास आऊँगी, आपको कांटेक्ट करूँगी। और उस समय एनवायरनमेंट फील्ड भी नया था। एक ऑफ़र हमारे कुछ जान पहचान के थे पर्सनल, उन्होंने भी कहा कि आप एक कंपनी खोल सकती हैं एनवायरनमेंट की, हम इन्वेस्ट करेंगे। तो तब मैंने उनसे कहा कि अभी मेरा पीएचडी हुआ, मैंने एक्सपीरियंस होना चाहिए मुझे एक कंपनी शुरू करने के लिए। तो मैंने उनको भी मना किया। हालांकि उन्होंने कहा था कि 2 साल तक हम पूछेंगे नहीं क्या प्रॉफिट होता है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा मेरे पैशन के हिसाब से, मेरे रुझान के हिसाब से ये सबसे अच्छा लगा प्रोफेशन। तो फिर हमने कहा यही कुछ गवर्नमेंट की एजेंसीज भी थी, तो वहाँ भी कुछ उन्होंने कहा था कि आइए हमारे पास, कुछ जब भी आप आना चाहें तो हमने उन्हें। आप गवर्नमेंट एजेंसीज की बात कर रही थी, आपने इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के साथ भी काम किया है, तो
तो आप ब्रीफ में अगर उन प्रोजेक्ट्स वगैरह का जो भी आपने काम किया अगर थोड़ा सा बता सकें। देखिए, हम लोग जो है एक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स भी करते हैं और कुछ कई बार हम लोग एक्सपर्ट कमिटीज़ के मेंबर भी होते हैं। तो मैंने MOES मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के साथ या इसरो के और CSIR के और DST के और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के, इस तरह की कई इंडियन संस्थाओं के साथ प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। और बाद में जो उनकी कुछ कमिटीज़ होती हैं, एक्सपर्ट कमिटीज़ होती हैं, उसमें हम मेंबर भी रहे हैं। तो वो DST की भी थी और इसरो की भी थी। अभी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की कुछ कमिटी है। तो इस तरह की हम कमिटी के मेंबर्स रहे हैं। तो कमिंग बैक टू IIT, आपने IIT के अंदर भी मतलब बहुत सारे अलग अलग रोल्स में काम किया है। कभी आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहीं, कभी प्रोफेसर रहीं, कभी डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर रहीं। एंड हैविंग बिलोंग टू एन इंजीनियरिंग कॉलेज, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर से जो स्टूडेंट्स का रिश्ता होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई। तो बच्चों की शिकायतें भी वहीं पहुंचती हैं, प्यार भी वहीं पहुंचता है। तो आपने इन सारे रोल्स में सबसे ज़्यादा एंजॉय किस रोल में किया है? हाँ, मैं ये कहूँगी कि कुछ मैं फॉर्चुनेट रही कि मैंने वार्डनशिप किया 2003 से 2010 तक। हमारे यहाँ गर्ल्स हॉस्टल है, कैलाश हॉस्टल का। उसके बाद मैं एक पोजीशन होती है हेड ऑफ द हाउस हॉस्टल का। तो 2012 से मैं अभी तक हेड ऑफ द हाउस हूँ कैलाश हॉस्टल की। और 2 साल के लिए 2014 से 2016 मैं एसोसिएट डीन स्टूडेंट वेलफेयर रही। और ये मेरा बहुत अच्छा सुखद अनुभव रहा स्टूडेंट्स के बीच में। उनकी शिकायतें सुनना और उनसे काम लेना, जिससे कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के काम होते हैं, पॉजिटिवली वो कंट्रीब्यूट करें इंस्टीट्यूट के लिए, स्पेशली हर तरह की आर्ट्स है, स्पोर्ट्स हैं या हॉस्टल और स्टूडेंट्स की वेलबीइंग के लिए। तो उस संदर्भ में मेरा उनसे काफ़ी रहा मिलना जुलना, और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उनकी समस्याएं सुने और हेल्प करें। तो आपने मतलब कई डिकेड से IIT से आप जुड़ी हुई हैं, तो तब से अब तक कई बैचेज आके निकल चुके हैं। तो आपने मतलब जैसे अगर आप कंपेयर करें आपका जो फर्स्ट बैच रहा होगा और अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो किस तरह के चेंजेस आपको उनके अप्रोच में, उनके माइंडसेट में देखने को मिलते हैं? कुछ अगर आपके पास मतलब कुछ ऐसे खास चीज़ अगर आप पॉइंट आउट करना चाहें तो। हाँ, पहले मैंने देखा था स्टूडेंट्स जो थे थोड़ा ज़्यादा फोकस थे, सिंसेरिटी ज़्यादा रहती थी, और टू एन एक्सटेंट थोड़ा सा बातें ज़्यादा सुनते थे, कहना भी ज़्यादा मानते थे। अभी तो धीरे धीरे ये चेंज आया है, और मैंने देखा है कि बहुत स्टूडेंट्स एट अ टाइम मल्टीटास्किंग करते हैं। मतलब हमें पता है कि क्लास में भी आएंगे तो 2-3 चीज़ें साथ में चल रही हैं। टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी वो इस्तेमाल करते हैं। तो आई मीन दे आर क्वाइट स्मार्टर इन द क्लास कि उन्हें क्या कर रहे हैं, कैसे कैच किया जाए, कि वो पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कितना सीरियस है। लेकिन जहाँ तक स्मार्टनेस है, नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, ये सब बातें मैंने देखा है धीरे धीरे इस जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, बहुत टेक सेवी हैं। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँगी कि ये जनरेशन बहुत ज़्यादा काबिल है और कॉन्फिडेंट है। लेकिन कई बार ये भी देखा है कि बहुत शॉर्टकट्स भी लेते हैं, और इनके कुछ ज़्यादा मेरे एज ए स्टूडेंट्स मैंने देखा इमोशनल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज बढ़ गए हैं। और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं। तो एक अपने मन में जो सेटिस्फेक्शन है या शांति है या पेशेंस है, वो थोड़ी कहीं कम है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग, जैसा मैं देखती हूँ, आप लोग बहुत अच्छे काबिल हैं, और मुझे लगता है आपकी काबिलियत हमारी जनरेशन से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपोजर भी आप हो सकता है, उसके कई कारण होंगे। लेकिन यस, तो ये कहूँगी कि हाँ, आप देखिए कि कुछ सीखिए बड़ी जनरेशन से, और फोकस रहिएगा। हर जगह आपको खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मल्टीटास्किंग में, सीरियसनेस कम होने में, शॉर्टकट्स में मुझे नहीं लगता है कि सोसाइटी को फ़ायदा होगा, और आप अपने आप में भी नहीं
ज़्यादा सक्सेसफुल या शांत रह पाएंगे। आई कैन टोटली रिलेट, क्योंकि मैं भी चूँकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहा हूँ, मुझे याद आता है कि मेरा 2016 से 2020 बैच था और कई बार ऐसा होता था कि कई स्टूडेंट्स क्लास में आके हॉटस्पॉट बना के साथ में गेम खेल रहे हैं, सामने प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स गेम खेल रहे हैं, तो अटेंशन स्पैन तो मतलब कम हो गया और मल्टीटास्किंग और जो लॉस्ट फोकस है, आई कैन टोटली रिलेट टू दैट। अब हम थोड़ा सा टॉपिक स्विच करके कुछ थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम लोग चूँकि IIT दिल्ली के कैंपस में बैठे हैं और दिल्ली में हैं हम लोग, तो दिल्ली से शुरू करते हैं। तो कई ऐसी स्टडीज़ आती हैं, कई बार अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं। कोई बोलती है कि अगर आप दिल्ली में हैं और खुले में ठीक ठाक समय बिता रहे हैं तो आप 20 सिगरेट डेली पी रहे हैं, 40 सिगरेट के बराबर का धुआं कंज्यूम कर रहे हैं। कितना सच है इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं, 20 सिगरेट 40 सिगरेट? देखिए, दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और जो जैसा कि डॉक्टर्स भी बताते हैं, जब ऑपरेशन करते हैं तो जो दिल्ली के आने वाले पेशेंट्स हैं वो उनका लंग्स में काफ़ी ब्लैक डिपॉजिट्स मिलते हैं, तो ये सही है। मैं कहूँगी कि हम लोग बिल्कुल पोल्यूशन को इनहेल कर रहे हैं और इट्स अ पैसिव, इट्स अ पैसिव स्मोकिंग एक तरह से हम लोग कर रहे हैं। एंड इस साल अगर देखा जाए तो इस साल पर्टिकुलरली गर्मियों में दिल्ली में AC ब्लास्ट के बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। साथ ही मतलब हम लोगों ने देखा कि कई जगह टेम्परेचर 50+ भी गया है और हीट वेव की बातें हो ही रही है। और आपकी भी एक रिसर्च थी जिसमें आपने बताया था कि कनॉट प्लेस जो है दिल्ली का हॉटेस्ट प्लेस है शायद। तो हीट, अब मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पहले ऑडियंस को हमारी हीट वेव के बारे में थोड़ा सा बताएं और ये भी बताएं कि क्यों इस साल ये मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर ढंग से देखने को मिल रही है। देश के बहुत सारे इलाकों में हीट वेव देखने को मिल रहा है, तो किस तरीके से ये चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसमें एक ग्लोबल वार्मिंग भी है जिसके बारे में सभी को मालूम है। और ग्लोबल वार्मिंग के अलावा खासकर शहरों में एक लोकल वार्मिंग का इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो ये जो लोकल वार्मिंग है, जो हम क्रॉपलैंड या ग्रीन एरियाज को शहरों को बसाने के लिए हम बिल्ट एरिया में, सड़कों में, बिल्डिंग्स में जो कन्वर्ट करते हैं, तो जो ऐसी सरफेसेस होती हैं वो दिन में हीट एब्जॉर्ब करती है और रात में ज़्यादा उसको इमिट करती है। तो रात में उन शहरों में, जो सिटी सेंटर्स में या बिल्ट स्पेसेस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और दिन में मामूली सा कम भी हो सकता है, जिसे हम अर्बन कूल आइलैंड कहते हैं। बट अर्बन हीट आइलैंड हमारे यहाँ प्रोमिनेंट है, उसकी वजह से टेम्परेचर्स ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जो सैंडी है या क्रॉपलैंड है, वहाँ पे ज़्यादा हायर टेम्परेचर्स होता है उसके मुकाबले की जहाँ पे कि ज़्यादा जंगल या पेड़ हैं। तो जहाँ हमारा यहाँ फैलो लैंड होती है, यानी कि एग्रीकल्चर के बाद जब बिल्कुल जो सॉइल है बेयर होती है, मिनिमम मॉइस्चर होता है, तो वहाँ भी टेम्परेचर्स ज़्यादा होते हैं। तो वो एक कारण है कि हम लैंड सरफेस चेंज कर रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, उसकी वजह से वहाँ हीटिंग ज़्यादा होती है और तो उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। और दूसरा जो है, ये जो हम गैजेट्स हैं, जैसे आपने AC का उदाहरण दिया है, और भी हमारे कई गैजेट्स हैं, जैसे कि कारें हैं और घरों में जो भी हम हीटिंग गैजेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हम इसे कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक हीट इमिशंस। और उसके अलावा नेचुरल हीट इमिशंस ये हैं कि अगर आप कुछ जल गया है या जलाया गया है, वाइल्ड फायर तो जैसे है वहाँ से भी आएगा। नेचुरली अगर हम स्टबल बर्निंग कर रहे हैं या कूड़ा जला रहे हैं, उससे भी, तो वहाँ से भी हीट आती है। तो वो हीट आने की वजह से गर्मी हो रही है। लोकली ज़्यादा गर्मी इफेक्ट होता है, जो कि UHI के थ्रू ज़्यादा एक्सप्रेस किया जाता है। और अल्टीमेटली ये लोकल वार्मिंग ग्लोबल को भी कंट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि इट्स अ ग्लोबल सर्कुलेशन। सो एंड द ग्लोबल सर्कुलेशन विल complete in its own time period of few weeks to months, and then it will get redistributed. So global warming भी है और ये भी है। उसके अलावा जो एमिशंस हैं, एक और कारण है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं। एक तो एंथ्रोपोजेनिक हीट एमिशंस हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो कि हम करते हैं, पोल्यूशन उसमें एक
योगदान कर रहा है उसमें। और उसके अलावा CO2 है, जो कि आप जानते ही हैं, वाटर वेपर है, CO2 है, और हमारे जो पोल्यूटेंट्स हैं काफ़ी सारे। तो उसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैस की वजह से भी गर्मी बढ़ रही है और तापमान बढ़ रहा है। और तो जैसा कि पहले कहा गया था कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं टेम्परेचर बढ़ने के, कि हम लोग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोच करेंगे या 400 ppb लेवल ऑफ CO2 मोनालोआ में अप्रोच करेंगे, ये सब जो उनके टारगेट्स थे वो बहुत जल्दी आ रही हैं। जिन सालों में हमने फ्यूचर में सोचा था उससे कुछ जल्दी हो रहा है। यानी कि हमारा जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, जिस भी तरह का डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है या अर्बनाइजेशन है, वो कुछ ज़्यादा पेस से हो रहा है या कंट्रोल्स कुछ कम है उसमें। तो उसकी वजह से ये एक हिस्टन अप हो गया है। और फिर उसके बाद जब टेम्परेचर्स बढ़ता है तो पूरा मीटरोलॉजिकल, जैसे कि विंड पर भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, हवाएं गर्म हो जाती हैं। हाँ, हवाएं गर्म हो जाती हैं। हवाएं गर्म हो जाती है। अच्छा, समुद्र में जैसे कि ओशन गर्म होगा तो वहां से हमारे तूफान आते हैं, जो आप आजकल साइक्लोन्स हैं, साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है लगातार। तो वहां पर भी एक हीट आइलैंड, वहां पर भी ओशन में भी हो रहा है, मरीन हीट आइलैंड की तरह से वहां भी गर्मी शुरू हो गई है। और वही ओरिजिन है, क्योंकि वहां इट्स अ बिग हीट सोर्स। पानी का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, क्योंकि बहुत ज्यादा है, इट कैन एब्जॉर्ब मच मोर हीट। तो वहां पर भी वार्मिंग है एंड वहां से फिर वो शुरू हो रहे हैं। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी बढ़ रहे हैं और हीट वेव उसका एक और एग्जाम्पल है। तो आपने जो शहरी क्षेत्रों में, जो अर्बन एरियाज में हीट आइलैंड इफेक्ट जो है उसकी बात कर रही थी, तो उसमें दो तरीके के सोर्सेज दिखाई दे रहे हैं। एक तो हम जो हम रिलीज कर रहे हैं हीट, और दूसरी की जो हीट मतलब सन के थ्रू आ रही है। तो आपने जैसे बताया कि जो लैंड के नेचर में चेंज आ रहा है, कि खेती या फॉरेस्ट वाले लैंड को कन्वर्ट कर दिया हमने बिल्डिंग्स में, या सड़कें बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, तो वो हीट को ट्रैप कर ले रहा है और वो जाने नहीं दे रहा, तो उसकी वजह से भी गर्म हो रहा है। तो जो पहला वाला पार्ट है जिसमें हम एमिट कर रहे हैं, उसमें तो एक सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं कि जितना कम से कम एमिट करें या अपने लेवल पे जितना रिड्यूस कर सकते हैं, यूजेस रेफ्रिजरेटर और एसी का कर सकते हैं। बट जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो पॉपुलेशन गाँवों से शहरों में माइग्रेट कर रही है, फॉर एग्जांपल दिल्ली में हर घंटे में 79 पीपल दिल्ली में माइग्रेट करते हैं आसपास के इलाकों से। दैट अकाउंट्स फॉर 1900 ऑलमोस्ट 1900 पीपल पर डे। तो इतने लोग जो आ रहे हैं, तो उनके रेजिडेंस वगैरह की भी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आसपास बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो इसके लिए क्या कोई ऑल्टरनेट है? मैं आपका भी एक वीडियो देख रहा था जिसमें उसमें मिट्टी के घरों की बात की गई थी, कि नए सिरे से कुछ ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि जो 100% सीमेंट या कंक्रीट है उसमें मेजर चंक हम मिट्टी या फिर जो ऑर्गेनिक मटेरियल उनका यूज़ करें, और बहुत कम परसेंटेज में हम उसमें जिप्सम यूज़ करें। तो ऐसे जो घर हैं वो कितने सस्टेनेबल हैं? मतलब जो हाई राइज सोसाइटीज़ आज की डेट में हम देखते हैं आसपास की जगह, क्या उस तरह की हाई राइज सोसाइटीज़ बन सकती हैं मिट्टी के घरों से, या कोई और अल्टरनेट अगर आप बताना चाहें? हाँ, अभी काफ़ी एक रिसर्च चल रहा है। एक तो कूलिंग मटेरियल्स पर रिसर्च हो रहा है, तो वो आप छतों पे भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग के बाहर भी कर सकते हैं। और कुछ मटेरियल होते हैं, पॉलीस्टाइरेन जैसे मटेरियल हैं, वो आप ब्रिक्स में यूज़ करते हैं, तो उसका हीट कैपेसिटी चेंज होता है, उससे भी टेम्परेचर रिड्यूस होता है। बेम्बू ऑल्सो भी यूज़ किया जा सकता है, उस पर भी रिसर्च हुआ है। और उसके अलावा जो ट्रेडिशनल, जो आपने बताया, वो हमारा एक ट्रेडिशनल नॉलेज है, पुराने ज़माने से जो यूज़ किया जा रहा था। उसको अभी वैदिक ब्रिक्स के नाम से भी कुछ लोग सेल कर रहे हैं। वो बिल्डिंग के बाहर अगर लगाते हैं तो आपका अंदर का टेम्परेचर काफ़ी कम होगा। इस तरह के प्रयास चल रहे हैं। तो उसमें कुछ काम अगर हो तो ज़्यादा काफ़ी अच्छा ये एक मिटिगेशन मेजर्स रहेगा। और सबसे सिंपल तरीका है कि रूफटॉप को वाइट पेंट किया जाए। पुराने ज़माने में जो उल्टे मटके करके भी रख देते थे इंसुलेशन के लिए, दीवारों का इंसुलेशन बढ़ाया जाए। तो जैसे कि देयर इज़ अ बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी तरह के काफ़ी मापदंड है, या ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं, वो ऐसे मटेरियल्स को लाना चाहिए। अगर वो महंगा भी है
तो देयर शुड बी सपोर्ट, और सपोर्ट तो सब्सिडी मिल ही गवर्नमेंट जाएगा। से। नहीं, सब्सिडी गवर्नमेंट के अलावा भी प्राइवेट टेकर्स कैन बी देयर ओके। कि यस आई कैन स्पॉन्सर दिस एज अ CSR. Not हाँ, only industry will come, I mean common people also are looking for avenues to spend money in a meaningful way. हाँ, तो कोई भी, अगर मैंने देखा मेरे पास कुछ ऐसे गांव है या घर है, नॉट घर नहीं है, अगर मैं 5 या 10 भी घर स्पॉन्सर कर सकूं इस तरह से, तो हम करना चाहते हैं, सब लोग ही करना चाहते हैं, तो ये एक मिलजुल करके प्रयास करें। तो वो ज़रूर इस तरफ कदम उठाने चाहिए। कहीं कहीं किसी कंट्रीज में, जैसे लॉस एंजलिस में, उन्होंने सड़क को भी वाइट पेंट किया था टू जस्ट हैव इंक्रीज द रिफ्लेक्टिविटी। वाइट करें या लाइट कलर करें, वाइट रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है, तो देखने में भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है। यू यूज अदर, राजस्थान तो फेमस है, जोधपुर में कुछ डिफरेंट कलर, ब्लू कलर भी यूज किया जाता है, ब्लू सिटी टाइप की भी है। आप इस तरह के पुराने और नए काफ़ी रिसर्च चल रहा है, उनको स्टैंडर्डाइज करके इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसा आपने बताया कि CP, एक जब हम 2009 में हमने स्टडी किया था, उस समय हमने दिल्ली में 30 स्टेशंस पर ये डेटा लिया था। कहीं हमें जब शुरू किया काम करना, पिछले 30 साल का, हमने देखा कोई लिटरेचर में ऐसा नहीं था। कुछ बहुत रूडिमेंट्री स्टडीज शुरू में मिली, लेकिन 30 साल में इतना साइंस डेवलप हुआ कि उसको मेजर करने के तरीके भी बदल गए। तो जब हमने देखा नहीं है, तो दिल्ली में फिर हमने कुछ किए थे फील्ड प्रोग्राम। उस समय 30 साइट्स लिया था, लेकिन बहुत सारी साइट्स हैं अभी, तो CP से भी ज़्यादा गर्म और बहुत सारी जगह मिलेंगी। तो वो तो हमने एक लोकल उस हिसाब से किया था। CP नहीं, सीताराम बाजार भी था, उसमें बीकाजी भी था, जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, उस समय का स्टडी। बाद में हमने सैटेलाइट से किया था, वो वाला स्टडी तो हमने वेदर स्टेशन से किया था मेजर करके, लेकिन उसके बाद हमने 10 साल का सैटेलाइट से भी किया था। तो उसमें हमने 50 स्टेशन लिए थे दिल्ली के, और उसमें ये देखा था कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया था दिल्ली का, उसमें टेम्परेचर में इतना फर्क नहीं आया, मतलब UHI में। लेकिन जो नए, जो कि फास्ट ग्रोइंग एरियाज थे, वहाँ पर ज़्यादा फर्क आया। जैसे कि रोहिणी, द्वारका, कंजावाला, और कई एरियाज, वसंत कुंज, सफदरजंग एरिया, जहाँ भी थोड़ा सा, जिस एरिया में थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट लगा, वहाँ वो एरियाज, वहाँ पे ज़्यादा इस तरह का असर आया। आपने अभी हम लोग जब बात कर रहे थे, तो आपने ट्रेडिशनल कूलिंग मेथड्स की बात की, मटके उल्टे रखना या वाइट पेंट करना। उसी में मुझे, मतलब राजस्थान की भी आप बात कर रही थी, तो याद आ रहा था कि राजस्थान में जो झरोखे बनाए जाते थे पुरानी बिल्डिंग्स, तो बहुत साइंटिफिक ढंग से वेंटिलेशन वहाँ बिल्डिंग्स में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम लोग दिल्ली की बात कर रहे थे, तो दिल्ली में खासकर सर्दियों में जो स्मॉग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और एक तरीके से पॉलिटिकल ब्लेम गेम भी चालू हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स में। एक तरफ से आरोप लगता है कि ये दूसरे की पराली का धुआं है जो दिल्ली को प्रदूषित कर रहा है, और दूसरी तरफ से फिर काउंटर आता है कि नहीं ये तो आपकी इंडस्ट्री, जो व्हीकल्स हैं जो एमिट कर रही पॉल्यूशन। तो इसमें आप ऑडियंस को, मतलब हम चाहते हैं समझाएं कि इसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, और इसमें पॉलिटिकल ब्लेम गेम की बजाय क्या सॉल्यूशन आगे हो सकता है। जैसे एक ऑडिवन का भी एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ऑडिवन का एक्सपेरिमेंट शायद उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो अभी देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत बात हो रही है, तो ये सारे जो मेजर्स हैं, ये कितने एफिशिएंट साबित हो सकते हैं, और स्टबल बर्निंग वगैरह का कितना रोल है दिल्ली के, खासकर सर्दियों के पॉल्यूशन का? जो एक हमने अभी पब्लिश नहीं हुआ रिसर्च, एक हमारे स्टूडेंट है, थीसिस कर रहे हैं, तो करीब 35 to 40% जो बैकग्राउंड कंसंट्रेशन आता है, वो स्टबल बर्निंग के दौरान आया। जब डस्ट स्टॉर्म होता है, तो करीब 80% डस्ट जो कंट्रीब्यूशन दिल्ली में है, वो मिला। तो 35 to 40% तो स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन आता ही है, और वो एक अवॉइडेबल है। वो जो स्टबल बर्निंग तो शुरू हुआ है, उसका रूट कॉज कहीं और है। जहाँ जून में जून के महीने में क्रॉप लगाया जाता था, क्योंकि पानी की कमी हुई वहाँ पर, और ये जो क्रॉप है मेनली पैडी है, तो उसमें पानी ज़्यादा चाहिए, तो उसको पोस्टपोन किया है उसका सोइंग। और वो जो विंडो है सेकेंड एंड
बिटवीन 2 क्रॉप्स रिड्यूस हुआ है, तो उसमें टू क्लियर द फील्ड सबसे सस्ता अच्छा तरीका उन्हें ये जलाने का मिला है। तो अब ये एक आई थिंक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि जहाँ अगर पानी की कमी है तो उसकी वजह से हम पैडी क्रॉप को एनकरेज कर रहे हैं, तो कितनी उसकी आवश्यकता है। और दूसरा ये है कि अगर हम उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो आप देखिए कि हेल्थ इम्पैक्ट्स कितने हैं। तो वो जो आजकल हमारा जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसको अगर हम सीरियसली लें तो we will find that you can find an alternate crop, redesign your crops। और जहाँ भी अगर आप कर रहे हैं, I think पहले आप इंश्योर करिए कि जो एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं आप उनका मिटिगेशन मेजर्स को अप्लाई करके और इम्प्लीमेंट करके आप ऐसा काम तो अगर हम जो पानी की पानी की समस्या अगर उस रूट कॉज को भी ट्रीट कर लें तो भी शायद हम इस दिशा में बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अभी आप देखिए कि जो एनवायरनमेंट है उसमें पोल्यूशन है सॉलिड वेस्ट का, फिर वाटर है और फिर एयर है। अब ये तीनों इस तरह से इंटरलिंक्ड है कि देखिए सबसे हम लोग अपना वेस्ट ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। दिल्ली में 3 बड़े लैंडफिल्स हैं, ओके। That landfills occupy so much of space, acres of space, ठीक है। वो acres of space में मीथेन इमिशन हो रहा है, which is a greenhouse gas emission, आग भी लग रही है, और इतना बड़ा एरिया आप एक वही लैंड सरफेस जैसे हम कह रहे हैं कि गर्मी भी दे रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज एमिट भी कर रहा है, आग भी लग रही है, और बहुत टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स वहां से निकल रहे हैं, एंड इट्स अ बिग एरिया, बिग सोर्स। तो एक तो जगह की कमी है, फिर भी हम लैंडफिल साइट ढूंढते हैं हर बारी, ओके। तो वो उसको सोर्स पे क्यों नहीं हम अच्छी तरीके से ट्रीट करें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी, बहुत जमाने से मालूम है हमें कि कैसे ट्रीट किया जाता है। जीरो वेस्ट वाला जो सॉलिड वेस्ट हटाएंगे, अब वही चीज़ पानी में परकोलेट होके जाता है। ये जितना हमारा वेस्ट है अल्टीमेटली इट विल सीप थ्रू द ड्रेन्स एंड गो। यमुना वाटर कितना हमारा आपको पता है कितना है, तो उसको करने के लिए यमुना फ्लड प्लेन्स पे एक यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क आया है, तो उसमें भी यही अच्छा। अब प्लांटेशन कैसा हो, प्लांटेशन के ये देखना होगा कि हर जगह बड़ा पेड़ लगाने से फायदा नहीं है। जिस जगह वो पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है ऐसा पेड़ लगाएंगे, जहाँ पानी की कमी है तो वो पेड़ लगाना नहीं है। तो इसलिए बहुत ध्यान से सोच समझ करके स्टडीज के बाद ही इस तरह का कदम उठाएं कि कहाँ पे हमें श्रब से काम चलेगा, कहाँ लो लाइंग ग्रास से चलेगा, कहाँ पेड़ लगाना है, ये सब सोच समझ कर किया जाए। तो वाटर भी इंटीग्रेटेड है उसी से। सेकेंडली, अब जैसे मैंने गर्मी की बात की है, वाटर टेबल डाउन जा रहा है। अभी किसी ने बताया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से उन्होंने वाटर टेबल को फ्यू मीटर्स ऊपर ले आए हैं। वो कहाँ कितना था, 60 फीट था या 100 फीट पे था, वो 28 पे आ गया। दिल्ली में? ठीक, दिल्ली में हुआ, किसी RWA ने किया था। ये आंकड़ा कहीं मैंने तो इस तरह के काम तो हो रहे हैं। और रेन वाटर इट्स लीगल ऑल्सो, गवर्नमेंट ने भी कहा है करिएगा। उससे इतना वाटर टेबल हाई अगर हो गया है तो डेफिनेटली वो इट्स हेल्पिंग द वाटर सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम एज वेल एज द टेम्परेचर ऑल्सो it will help in reducing the temperatures, because if the dry surfaces will give you higher temperatures। तो अभी ये इतना इंटरलिंक्ड हो गई है एनवायरनमेंट की समस्याएं, जिसकी it needs a very very holistic approach। पहले हम कहते थे कि क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन रिलेटेड हैं। अगर आप एमिशन कम करेंगे तो एयर पोल्यूशन को भी आप ट्रीट कर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज को, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज आप खत्म कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि यू कैन सॉल्व द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स मोर होलिस्टिकली, स्टार्टिंग फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट टू द वाटर टू द गोइंग टू द एयर, ओके। उसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उन पे कोई रेगुलेशन नहीं है। वो मालूम भी नहीं है, वहां भी आग लगती है क्योंकि अनरेगुलेटेड है। आप बहुत सारे इंसिडेंट्स आजकल देखे हैं आपने, न्यूज़पेपर्स में रोज पढ़ते रहते होंगे आप। और
अवेयरनेस, क्योंकि और दूसरा ये भी है कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं कि आप कार में अंदर बैठे हैं, एसी आपने ऑन किया हुआ है, उससे भी जो निकल रहा है CO2, जब अगर आप CO जो है, अगर CO2 जो है CO में कन्वर्ट होगा अगर ऑक्सीजन कम है, जैसे कि बंद जगह में, बंद कमरों में या बंद गाड़ियों में, वहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं। CO2 में आपको पता ही नहीं लगता है आप किस तरह से बॉडी आपकी शिथिल होती है और वो होते हैं। तो उस तरह की भी एक अवेयरनेस जो है काफ़ी लोगों में पहुंचना चाहिए। और अब तो ये अब है कि हर आदमी कंट्रीब्यूट कर सकता है इसके लिए। और मुझे तो कल एक मैं अटेंड कर रही थी, सेमिनार था ग्रीन सर्कल से रिलेटेड, तो उन्होंने बताया था कि ये जो वॉश करते हैं कपड़े, जो ऑयल वगैरह होता है, इट शुड नॉट गो टू द वाटर, इट बिकम्स अ वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम। तो जापान में वो उसके लिए वाइट फिल्टर पेपर वो यूज करते हैं, पेपर्स, टिश्यू पेपर्स वगैरह, कि उसको पानी में नहीं बहाया जाए। और वो स्कूल के बच्चों को ये काम दिया है कि दे हैव टू मॉनिटर दिस, अपने अपने घरों में जाके मॉनिटर करें कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। इवन बड़ों को भी देखें कि कैसे होता है। तो बहुत तरह के बहुत सारे पहलू हैं और उन सभी पहलुओं पे काम करना होगा। और बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ये तो आपको पता ही है। तो हर छोटा, जो छोटे से छोटा एफर्ट अगर कोई करता है अपनी तरफ से, तो मेरे ख्याल से अभी इस समय जो आज की हमारी हालत है, दुनिया में सभी जगह जानते हैं, यूथ जो आइकॉन है ना, थॉनबर्ग, जो ग्रेटा थॉनबर्ग है, आपको पता है कि अब यूथ क्या कह रहा है हमसे कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर जनरेशन जो है should not suffer for these problems of water or soil or air pollution। तो उसके लिए तो सभी को एफर्ट्स करने हैं। और तो जैसे आप अभी बोल रही थी कि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, घड़ों से समुद्र भरता है, तो कई बार ऐसा होता है, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ और मतलब कई बार वो थोड़ा मतलब अनइंटेंशनली केयरलेस भी होते हैं कुछ लोग, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करना, वाटर वेस्ट करना। कई बार समझाने पर ये काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है उनकी तरफ से कि अरे एक अकेले मेरे कर लेने से क्या हो जाएगा। तो हाउ डू यू रिएक्ट टू सच कमेंट्स कि मेरे अकेले कर लेने से क्या हो जाएगा? नहीं, ये तो सभी को मिलके प्रयास करना होगा। और मैंने इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी देखे हैं। अब वो कुछ इतना हद तक भी ना हो जाए कि आपका डे टू डे का जीवन जो है वो भी मुश्किल हो जाए। अब जैसे कि क्योंकि मैं इसी सब्जेक्ट पे काम करती हूँ, मुझसे कहा जाता है आप एसी क्यों यूज कर रहे हैं, आप कम यूज करिए क्योंकि आप तो काम कर रहे हैं, और ये बंद करवाइए। तो अब मैंने उन्हें बताया कि दो बातें हैं इसमें, एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए आपको, और वो इसलिए चाहिए कि अगर आप एसी यूज नहीं करते हैं, आपका वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगा। आज के ज़माने में आप बिना कंप्यूटर्स के, बिना गैजेट्स के नहीं रह सकते हैं। सही बात। तो आपको उनके, और वाइट कॉलर जॉब है, आपको करना होगा। वर्क एफिशिएंसी हम सबकी उससे कम होती है। तो अगर हम वो बंद कर देंगे तो उसके बिना काम नहीं होगा। तीसरी बात, जितना रिसर्च हो रहा है, अभी देखिए आप एसीज हैं, नॉन इन्वर्टर से इन्वर्टर पर आ रहे हैं। इवन गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग दैट, क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंस है, 3 स्टार से 5 स्टार। ये कैसे हुआ? रिसर्च के लिए हुआ। तो जब हम यूज़ करते हैं ये सारे गैजेट्स, तभी तो हम नेक्स्ट स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी पे जाते हैं। अब अगर आप यूज़ करना बंद कर देंगे तो टेक्नोलॉजी भी प्रोग्रेस नहीं होगा। वी आर फीडिंग टू द इंडस्ट्री ऑल्सो व्हेन वी आर यूजिंग दीज थिंग्स। तो जो प्रॉब्लम हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू क्रिएट किया है, सोल्यूशन भी टेक्नोलॉजी के ही थ्रू आना चाहिए, और आएगा और आ भी रहा है। उसमें भी वो जो गाड़ियाँ, मैं आपको बता रही, जो गाड़ियाँ हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो टेक्नोलॉजी थी, वो जो टेक्नोलॉजी हमने 50 साल पहले या 60 साल पहले थी, उस टेक्नोलॉजी से अगर हम इतनी ही गाड़ियाँ होती आज के, तो वी वुड हैव बीन चोकिंग। आप तो कह रहे हैं सिगरेट, वी वुड हैव बीन इन अ चैम्बर। ओके, अब आप देखिए कि टेक्नोलॉजी कितना इम्प्रूव हुआ है। और इंडिया में देखिए BS4 से, भारत स्टेज 4 से हम 6 में सीधे आए हैं। वो टेक्नोलॉजी देखिए कितना हम
इवन डीजल में भी अब बहुत कम इमिशन रह गए हैं। वो कैसे हुआ है? रिसर्च से हुआ है। तो हम यूज़ करना बंद कर देंगे तो हमारी एफिशिएंसी कम होगी। लाइफस्टाइल, सारा टेक्नोलॉजी का एक ही तो उद्देश्य है कि हम लोगों का लाइफस्टाइल को बहुत आरामदायक के साथ साथ बहुत उपयोगी भी बनाए। तो हम उपयोगी या वेलफेयर कैसे कर पाएंगे, उस तरह का एक बैलेंस का इसमें भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगेन प्लेज अ रोल। बिल्कुल हो सकता है। हम लोग अर्बनाइजेशन की बात कर रहे थे, कमिंग बैक टू दैट सेम टॉपिक। तो जैसे हम लोग ने पुराने समय में देखते थे जो शहरों के डेवलपमेंट का पैटर्न था, जैसे हम लोग देखते थे मेजरली जो सिटीज़ डेवलप हुई शुरू में वो नदियों के किनारे किनारे या वाटर सोर्सेज के किनारे होती थी, या कोई ट्रेड ओरिएंटेशन है। फॉर एग्जांपल कलकत्ता है तो पोर्ट की अवेलेबिलिटी थी, ट्रेड फ्रेंडली था। सिमिलरली अहमदाबाद तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डेवलप हुआ। आज के समय में हम अगर दिल्ली जैसे एक सिटी को कंसीडर करें तो दिल्ली एक्सपेंड करती जाती है, उसके अराउंड फिर हमें एक नोएडा बन जाता है, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव जैसे और शहर बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके का अर्बनाइजेशन पैटर्न जहाँ एक सिटी एक्सपेंड होकर मल्टीपल सिटीज़ में फॉर्म, मतलब मल्टीपल सिटीज़ फॉर्म कर लेती है, इस तरीके का अर्बनाइजेशन पैटर्न कितना हेल्दी है या इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर? डिसेंट्रलाइजेशन तो होना चाहिए अर्बनाइजेशन का, जैसे कि मैंने बताया है। और ये सैटेलाइट सिटीज़ और सैटेलाइट टाउन्स इसीलिए डेवलप होते हैं कि सोर्सेज ऑफ इनकम और वर्क इज़ इन द हार्ट ऑफ द सिटी। हाँ, तो लोग क्यों नोएडा और गुड़गांव और ऐसे सिटीज़ का एक्सपेंशन हुआ है कि फोकस वाज दिल्ली एंड देन ग्रेजुअली नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद ये सब अपने आप में भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ और जॉब जनरेट कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि बहुत कम एरिया जो है हमारे देश का या कहीं भी पॉपुलेटेड है। व्हेन यू ट्रैवल यू विल सी लॉट ऑफ ओपन फील्ड्स। तो हमने क्या किया है कि एक जो लाइफस्टाइल्स हैं वो इंटीग्रेटेड नहीं है। पहले विलेजेस या एक टाउनशिप्स था, इंटीग्रेटेड होता था। वहीं आपका हर चीज़, यू आर सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, फॉर योर फूड और फॉर योर एजुकेशन और फॉर योर वर्क ऑल्सो। तो अभी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का है। अगर एक इंटीग्रेटेड वे में एक हमें मॉडल विलेजेस हम कहीं ऐसा डेवलप करें, और वो अभी संभव हो सकेगा बिकॉज ऑफ दिस डिजिटाइजेशन। वी आर सो वेल कनेक्टेड कि आप थ्रू द phone you can get all the information, all the treatments. You can have treatments online, facilities online, deliveries online of the material. Giving all these technological advancements, we should now move towards decentralization of these cities, which is now possible. और उस डायरेक्शन में काम करने का बहुत ज़रूरी है as a society. Let's make some model villages जहाँ आप वेस्ट ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट भी अच्छा हो रहा है, एयर पोल्यूशन का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जॉब्स भी हैं, बिकॉज पीपल आर देयर, दे आर स्किल्ड ओवर देयर, एजुकेशन इज पॉसिबल नाउ, ऑनलाइन भी किसी भी तरीके से गो बैक टू योर प्लेसेस एंड देन मेक अ सेल्फ सफिशिएंट विलेज, सम मॉडल विलेजेस, वी हैव नो प्रॉब्लम विद द लैंड। ओके, और मेक एग्रीकल्चर, अभी क्या हो गया, लोगों ने एग्रीकल्चर और जो अपने बहुत सारे स्किल ओरिएंटेड जॉब्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा कम प्रेफरेंस दिया है बिकॉज ऑफ दिस वाइट कॉलर जॉब्स ऑल्सो। अगर उसको हम भी इम्पोर्टेंस दें, दैट दिस इज ऑल फॉर लाइवलीहुड, वेदर इट्स सिटिंग इन अ एयर कंडीशन ऑफिस और वर्किंग इन द फील्ड आउटसाइड, पीपल आर सीन। So that way I think we need to really go back to the decentralization and make at most use of this technology for this decentralization. तो जैसे आपने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, मतलब उसके पॉजिटिव साइड्स हैं, बट कई बार ऐसा भी हम लोगों को देखने को मिला, जैसे बेंगलोर जैसी एक अनप्लान्ड सिटी जो बहुत मतलब ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं किया, अचानक से बस बन गई, क्योंकि बहुत सारी आईटी कंपनीज अचानक से पहुंचती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं है, और रिसेंट रिपोर्ट्स में वहाँ के ग्राउंड वाटर की हालत बहुत ख़राब है। अब जब बेंगलोर जैसी सिटी में वाटर क्राइसिस आती तो ये एक्चुअली बेंगलोर जैसी सिटी की वाटर क्राइसिस नहीं होती, बल्कि नेबरहुड एरियाज़ के जो गाँव हैं उनके लिए वो क्राइसिस बनती है, क्योंकि बेंगलोर के पास तो आउटसोर्स करने की कैपेसिटी है, टैंकर्स में भर भर के पानी आ जाता है, वहाँ पे लोगों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, वो पैसे दे सकते हैं, खरीद लेते हैं पानी।
फिर धीरे धीरे ये भी लगता है कि आसपास के गाँव का वाटर रिसोर्स डिप्लीट होने वाला है बिकॉज ऑफ बेंगलोर। एंड देन जैसे फिर आप बात कर रही थी सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस की, मॉडल विलेजेस की, तो इन दोनों ही एस्पेक्ट से फिर मुझे महात्मा गांधी याद आने लगते हैं, जो अर्बन मतलब मैसिव अर्बनाइजेशन के भी बहुत फेवर में नहीं थे, और सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस का भी मॉडल उनका था, जो ग्राम स्वराज की वो बात करते थे। तो जब हम महात्मा गांधी की ओर देखते हैं, तो हम लोग अगर दुनिया के ग्लोबल लीडर्स की बात करें तो 1972 में, इफ हम राइट, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पहली बार सीरियसली एनवायरनमेंट के बारे में बात करना शुरू की। महात्मा गांधी लगभग 40-50 साल पहले इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। तो हाउ डू यू लुक अप टू सच अ फिगर लाइक महात्मा गांधी और एनीवन एल्स फॉर दैट मैटर, जिन्होंने इस तरीके से अपने समय से आगे एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना शुरू किया? तो क्या वो हमारे लिए एक रोल मॉडल, या कैन ही बी अ फिगर वी कैन लुक अप टू? महात्मा गांधी की आपने बात की है, वो हम सबके लिए बहुत राष्ट्रपिता है, या हम सब उनकी जो फिलॉसफी है, उनके आइडियाज़ हैं, बहुत उनका सम्मान करते हैं। और जो बात उन्होंने कही, बहुत सेल्फ सफिशिएंट विलेज की बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जिस समय उन्होंने बात किया था उस समय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं थे। तो अब उस बात को, उनका एक सोल्यूशन था टू बी मिनिमलिस्टिक। वो उनका एक अपना सोल्यूशन था उस समय के उस समय के जो भी हालात थे उनको देखते हुए, कि बी मिनिमलिस्टिक, तो उससे आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन करेंगे। अब आज के ज़माने में मिनिमलिस्टिक के बजाय मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है, जैसा मैंने बताया, टेक्नोलॉजिकल है। तो वो जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज का उनका जो सपना था या फिलॉसफी थी, मैं कहूँगी कि बहुत सही था, वो देख पाए। लेकिन जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज की हम आज बात कर रहे हैं, या मैं जिसको आज अपनी तरफ से मैं जो सोचती हूँ कि सही है, वो विलेज जो होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दैट ए पर्सन सिटिंग इन अ प्लेस लाइक मेगा सिटी शुड नॉट फील दैट ही इज डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग इन अ स्मॉल विलेज। वो जब हम इक्वालिटी हम जब तक नहीं लाते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, जो कि बाहर के देशों में है। अब यूएस में एक कोई भी आदमी सोचेगा कि हाँ मैं रह सकता हूँ एक छोटी विलेज में, टाउन में, the life they prefer, like they would like to prefer away from the city also, क्योंकि there is no difference with the in terms of the facilities, or there is no deprivation felt by the people। वो चीज़ अगर हम कर सकें हमारे स्मॉल, गांधी जी के स्मॉल विलेजेस में, अपना मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम इस तरह से बनाएं कि किसी को ऐसा महसूस ही नहीं हो कि we are deprived by some facilities, then that should work, we have enough। तो यहीं पे अगर मतलब हम लोग कंपैरिजन देखें हमारी इंडियन सोसाइटी का वर्सेस यूरोपियन या वेस्टर्न सोसाइटी का, मैं जैसे आयरलैंड में जितने समय था, मतलब एयर पोल्यूशन लेवल इतने लो थे कि मतलब जब मैं पहली बार गया तो यकीन नहीं हो रहा कि डबल डिजिट में 10-15 के आसपास का AQI, मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे। और एट द अदर हैंड अगर हम लोग देखें तो दे हैव मच मोर फैसिलिटीज अवेलेबल एट देयर डिस्पोजल देन वी हैव, एंड स्टिल दे हैव मतलब अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखा है उन्होंने। तो ये चीज़ें मतलब कैसे उन्होंने सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट को एक साथ साधा, जो हम लोग शायद नहीं कर पा रहे हैं। या फिर ये जो एक लॉजिक आता है कि मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये एक इश्यू है, तो ये जस्ट बिकॉज मतलब कि सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ का पेन पॉइंट है इसलिए हमारा भी है, या हमारे मॉडल में कुछ मतलब डेवलपमेंट के मॉडल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं? सबसे पहले इसके लिए बात की जाती है पॉपुलेशन की, थोड़ा पॉपुलेशन वहाँ पर कम है या पॉपुलेशन प्रेशर कम है, वो एक बात है। और दूसरी बात है कि जो इनकम डिस्पैरिटीज़ भी थोड़ा वहाँ पे कम होती हैं, ज़्यादा नहीं है। तीसरा बात है कि अगर रूल्स रेगुलेशंस हैं, आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में देखिए बहुत अच्छी तरीके से फॉलो होते हैं या इम्प्लीमेंट होते हैं। फॉर एवरीथिंग जो अभी हम आज डिस्कस कर रहे हैं, उन सबके लिए बहुत अच्छे कानून हैं, हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन उनका आप इम्प्लीमेंटेशन देख लीजिएगा, कहाँ आपको कई बार सड़कों पे धुआं निकलती हुई अभी भी गाड़ियाँ मिलेंगी, कूड़ा जलाते हुए लोग मिलेंगे। और मैंने जैसा कि बताया कि आप काफ़ी डस्ट देखेंगे, रोड साइड डस्ट भी है, साइड में सड़कें टूटी हुई होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको जो मिलेंगी जो कि नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए कोई रेगुलेशंस की तो कमी नहीं है,
कहीं ना कहीं है कि फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ भी फॉलो किया जा रहा है। और फिर एक लोगों में, एक जनरल पब्लिक में भी उतना अवेयरनेस है, और वो आया है थ्रू रेगुलेशन ओनली, कि आप ये नहीं करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो उसके लिए इस तरह का यू पे फॉर इट, यू विल पे फॉर इट। हम लोगों ने जहाँ से बात शुरू की थी, तो महात्मा गांधी की हम लोग बात कर रहे थे, तो वहाँ पे नीड और ग्रीड का भी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि अर्थ के पास इतने रिसोर्सेज तो हैं कि हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, पर ग्रीड को नहीं कर सकती। और फिर मुझे याद आता है, आपने टेडेक्स एम्स दिल्ली में हुआ था, उसमें आपने वर्ल्ड ओवरशूट डे की बात की थी, जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को कितना फास्ट डिप्लीट कर रहे हैं। तो आप उसको एक बार मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को एक बार वर्ल्ड ओवरशूट डे पे थोड़ा सा बताएं। हाँ, तो वर्ल्ड ओवरशूट डे ऐसा शुरू हुआ था कि साल का वो कौन सा दिन है जबकि जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं अर्थ से, वो और जितना हम जनरेट कर रहे हैं वो बैलेंस हुआ है कि नहीं। तो वो दिन जो है जल्दी जल्दी आने लगा है, तो उसमें मैंने कहा था वो जुलाई के किसी डेट में आ गया था। जबकि एक बैलेंस होना चाहिए हमारा जनरेशन में और कंजम्पशन में। तो वो उसी हिसाब से बना था कि मदर अर्थ के जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो उसी हद तक हम यूज़ करें जितना कि सस्टेनेबल हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो जो भी हम अपना मॉडर्न विलेजेस की या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें हमेशा वही सस्टेनेबिलिटी तब आती है जबकि ये हमारा जनरेशन एंड कंजम्पशन का जो है बैलेंस बराबर रहे। वो उसके लिए वो बेटर क्वांटिफिकेशन हो सकता है और हर जगह का हो सकता है, क्योंकि अभी मॉडल से देयर आर मॉडल्स टू डू दिस कि यू कैन हैव योर कार्बन फुटप्रिंट, ग्रीन हाउस गैसेस। तो जब आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, so just see whether your development is regulated by these parameters or not. आप जैसे कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रही थी, तो मुझे मतलब ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही इको फ्रेंडली तरीके से रहने की कोशिश करता हूँ। स्टिल जब हम रिसर्च कर रहे थे इस पॉडकास्ट के लिए, तो मैंने अपना पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट किया था और ओवरशूट डे कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं वो टूल कितना सही था, बट फिर भी वो 2.5 के आसपास आया था। तो इट्स लाइक कि मैंने अपनी सैलरी 2.5 साल की एडवांस में ड्रॉ कर ली और एक ही साल में ख़त्म कर दी है, काइंड ऑफ। तो यही वही हमें एक ये सोचने की हमारे लिए बात है कि वो 2.5 आया है, उसमें एक तो ये कि एफिशिएंसी ऑफ जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी भी लो होगा, क्योंकि अगर आप इतना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं और जो कि टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है कि आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो और एमिशन कम हो, तो अगर हम एफिशिएंसी बढ़ा लें तब भी ये कम हो सकता है। और दूसरा ये है कि अगर रिसोर्सेज कम है तो देन यू हैव टू सी वेयर टू प्रायोरिटाइज इन योर डेवलपमेंट। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है कि कंज्यूमरिज्म और एनवायरनमेंट, क्या ये दोनों साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, एक तो जैसे शार्क टैंक इंडिया के हमारे यहाँ 3 सीजन्स आ चुके हैं, उसमें 3 सीजन्स में मैंने जो ऑब्जर्व किया, एक बहुत प्रोमिनेंट कैटेगरी थी फास्ट फैशन की, जो जेन जीज या जेन अल्फा को एड्रेस कर रही है। फास्ट फैशन कि कपड़े खरीदे, एक बार 2 बार पहने और उन कपड़ों को रिटायर कर दिया, दे आर एक्सपायर्ड। और हम लोगों को पता है कि फैशन इंडस्ट्री में डाइंग की वजह से, थ्रेड डाइंग की वजह से, और जो कपड़े बनते हैं उसमें कितना ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं और कितना ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन होता है। तो हम लोगों को खुद पता नहीं होता कि हम लोग एक टी शर्ट या एक शर्ट जो पहन रहे हैं वो किस कीमत पर आ रही है। तो ये फास्ट फैशन, कंज्यूमरिज्म वर्सेज एनवायरनमेंट, क्या ये दोनों साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? जैसा कि मैंने भी आपने जो बताया है कि एक जीन्स को बनाने में कितना लीटर्स ऑफ वाटर स्पेंड होता है, दैट्स फिनोमिनल। इफ यू नो you will stop wearing those kind of things. तो जैसा कि मैंने फिर से वही बात की है कि बैलेंस होना चाहिए, ओवरशूट डे की बात कर रहे हैं, then if you want to prioritize, okay, go for fashion, maybe wear more, but wear less of those which will pollute less, which will take less resources. So why do we go for those ones? अभी तो बहुत यूथ ने वो भी शुरू किया है कि हम रिसाइकिल करेंगे, सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी है, सेकेंड हैंड कपड़ों को भी इस्तेमाल करेंगे।
उस तरह का काफ़ी लोगों ने कम भी कर दिया है इस तरह की चीज़ों को यूज़ करना। तो वी हैव टू रियली बैलेंस इट आउट and see if they are using more resources. I think we have to cut down on those. इसी थ्योरी को अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं कि ये कपड़े पहने, रिटायर किए, दूसरे कपड़े लिए, एक शहर को यूज किया, उसे गंदा किया, दूसरे शहर पहुंच गए, और ये बात आज यहाँ तक पहुंच चुकी है कि एक प्लेनेट को हम यूज कर रहे हैं, उसको गंदा करके, उसको प्रदूषित करके हम सपने देख रहे हैं कि दूसरे प्लेनेट्स पर जा सकें। इलोन मस्क का स्पेस एक्स का प्रोग्राम भी है जहाँ वो मार्स पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज तलाश रहे हैं। बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बट ये मेंटेलिटी की यूज एंड थ्रो, हम इसको यूज किया, उसको बर्बाद किया, उसको फेंक कर फिर हम दूसरी जगह चले गए, ये मेंटेलिटी कहाँ लेकर जाएगी हमें। और अगर मुझे एक मूवी सीरीज, वेब सीरीज शायद आई थी, लाइला नाम की थी, हुमा कुरैशी उसमें लीड एक्ट्रेस थी, तो उसमें एक डिस्टोपियन वर्ल्ड दिखाया गया है जो इकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा खराब कंडीशन में पहुंच चुका है, लगातार एसिड रेन हो रही है इस तरह की, तो वहाँ पे एक एयर डोम, मतलब कुछ प्रोटेक्शन डोम बनाने की बात हो रही है, और वो कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे रेसेज और स्पीशीज मर जाएंगे, उस डोम के बाहर जो भी हैं वो मर जाएंगे। तो एक तरीके से उसमें क्या बोलते हैं पूरी रेस को, जिसको ख़त्म करते हैं, उस तो टर्म होता है ना इंग्लिश में, जीनोसाइड, सॉरी, तो जीनोसाइड जैसा कॉन्सेप्ट भी उसमें आता है। हाँ। तो क्या उस तरीके का डिस्टोपियन एरा मतलब हो सकता है हमारे आगे अगर हम अभी भी सावधान नहीं होते हैं तो? देखिए, मैं being in a technical institute, I have more bias or more faith on technology. जिस तरह का एडवांसमेंट्स में मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज जो है वो आई थिंक that is going to definitely harm us. तीसरा जो मेरे को सबसे worrisome लगता है is the wars. They see the amount of atomic, I mean the bombs or the guns and the material which is being used. This is also a big source of pollution, and we are not talking about it. We are talking of our footprints or this thing, but you see, and that's being continuously going on. So if we are not intelligent enough to curb these kind of sources, एक तो वाइल्ड फायर जैसे बताया, स्टबल बर्निंग है, जो कुछ हम कर रहे हैं जो कि अवॉइडेबल है, मतलब what I will say that nonsensical kind of task that we are doing, things we are doing, that I think is going to. So wars are something, and like if we are not, people are not sensible enough, these wars would lead in that kind of world, what you are saying, dystopian. I mean, you can see a lot of movies on this Holocaust, what happens. Okay? So that might happen, that might result. So, but that's a responsibility, global, as a global citizen, you can say, since you are moving to outer planets now, you can call yourself a global citizen and say, yes. That's where the responsibility of the youth also lies. Yeah. Since we are running out of time, I'll ask last question on the technical side. हम लोगों के सामने ये किताब रखी हुई है, सेपियंस। मुझे बहुत पसंद है ये किताब, और राइटर जो युवाल नोआ हरारी हैं, इजराइल के ही हैं, और हम लोगों को पता है इस समय इजराइल और हमास के बीच में, आप वॉर की बात कर रही थी, तो वहाँ पे भी एक वॉर ऑलरेडी चल रहा है। बहुत बुरी न्यूज़ वहाँ से आ रही हैं जो हम लोगों को परेशान भी करती हैं। इसके आखिरी पेज पर युवाल नोआ हरारी ने एक कोट लिखा हुआ है जिसमें वो लिखते हैं, फायर गेव अस पावर, फार्मिंग मेड अस हंग्री फॉर मोर, मनी गेव अस पर्पस, एंड साइंस मेड अस डेडली। तो इसमें जो लास्ट आपने बोला कि आपको साइंस और टेक्नोलॉजी पे बहुत फेथ है, और इस किताब में जो उन्होंने निगेटिव साइड पे फोकस किया कि साइंस मेड अस डेडली, आप कितना एग्री या डिसएग्री करती हैं इस स्टेटमेंट से? मैं डिसएग्री इसलिए करती हूँ कि जो आप कह रहे हैं, हाँ, कि जो लास्ट स्टेटमेंट है आपका, साइंस मेड अस डेडली, नहीं, ये साइंस ने नहीं किया है, ये हमारे थॉट प्रोसेस ने और ह्यूमन बीइंग्स ने किया है। Science never says that, okay, you make bombs and just go on for war. Science is not saying that. It's we who are doing it. That's why I said, be a responsible global citizen. Okay, if we are irresponsible, science cannot help us. Science को किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है।
आप साइंस को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हम करते आए हैं, जिस तरह की हम चर्चा कर रहे हैं जिस संदर्भ में, तो it will not be deadly. It will be really very helpful. It will make our life easier. So it's not science which made us deadly. It is the people or the select group of people. It's us how we used science. Yes. Yeah. मैं टेक्निकल साइंस में क्वेश्चंस को ख़त्म करूँगा यहाँ पे। अब मैं लौटूंगा वहीं से जहाँ हम लोगों ने शुरू की थी। तो आपने बताया जब आप यूएसए या नीदरलैंड में थी तो आपके एक दोस्त ने बोला था कि आप इंडिया जाना, गोइंग बैक इंडिया यू विल रिपेंट इट। तो क्या आपको उस बात का पछतावा है, या आपको लगता है कि आपने जो इंडिया में आके किया आप उससे बहुत खुश हैं? नहीं, मैं खुश हूँ, मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन है कि मैं इंडिया आई और कंट्रीब्यूट किया काफ़ी। और जब उस समय मुझे नहीं मालूम था कि फ्यूचर में हम किस तरह का एडवांसमेंट्स देखेंगे टेक्नोलॉजिकल, तो आज जब मैं देखती हूँ जितना हमने अपने सब्जेक्ट में एडवांसमेंट किया है और ओवरऑल दी लाइफस्टाइल्स में एडवांसमेंट किया है, दैट वाज अनथिंकेबल। तो हमारी जनरेशन ने जितना एडवांसमेंट्स देखा है पिछले 50 साल में या 60 साल में, वो शायद फिनोमिनल है, शायद किसी और जनरेशन ने नहीं देखा हो। और मुझे ये भी इस बात पर भी गर्व भी है, खुशी भी है कि इंडिया ने भी बहुत प्रोग्रेस किया है। तो जो हो सकता है उस समय की परिस्थितियों को देखकर ऐसा ही महसूस किया जाता था बाहर के देशों में, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने इतना प्रोग्रेस किया है कि अभी मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता है किसी चीज़ में भी, either in our advancements, at least the technology which was 5 years away from us, at least in imports, now it is available at the same time. Or we are also able to do independently lot of our research or scientific advancement, let it be in the space or defense or earth sciences. I think yes, phenomenal. I mean, advancements in all spheres of science and technology that we have made. कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि मैं और कर सकती थी नहीं कर पाई? इट्स नॉट नेसेसरली टू द एकेडमिक्स बैकग्राउंड या रिसर्च जो आप करती हैं, एनीथिंग इन द लाइफ यू फील यू कुड हैव डन मोर, यू शुड हैव डन मोर और नहीं कर पाई? हम साइंटिस्ट हैं भी, तो एज ए साइंटिस्ट मुझे अभी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो कि अनसॉल्व्ड हैं, और ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ, सॉल्व कर सकती हूँ, तो नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया था कि जो मॉडल विलेज with all the technology that we go for decentralization, I think is something will be, if I am able to contribute to that, or will be able to do that, or will be able to see, at least witness that at the least, मैं इसे देखना चाहूँगी, कहीं contribute कर सके तो करना चाहूँगी। That will be my dream. Such a great ambition. Model village, yeah. बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमारा पॉडकास्ट का सुनो भाई साधो का ये एपिसोड ख़त्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद प्रांजल, और धन्यवाद आपकी ढाई अखर टीम का भी और इस इनिशिएटिव का भी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू मैम।